नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। पिछले लेक्चर में हमने कई सारी बातें की। हमने जाना कि मनोविज्ञान क्या है, इसे आत्मा का विज्ञान कहा जाए, मन का विज्ञान कहा जाए, चेतना का विज्ञान कहा जाए या व्यवहार का विज्ञान कहा जाए। तो फाइनली हमें मनोविज्ञान की परिभाषा कर मिल गई थी कि मनोविज्ञान में मानव व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसे ही हम लोग मनोविज्ञान कहते हैं। तो आइए आज हम बात करते हैं एक मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि शिक्षा मनोविज्ञान क्या है। शिक्षा मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान या शैक्षिक मनोविज्ञान। तो शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का आना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का आना ही शैक्षिक मनोविज्ञान कहलाया। तो हमने समझा कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण का आ जाना ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाया। अब शब्द आया शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा का काम होता है व्यवहार में परिमार्जन, और मनोविज्ञान का काम होता है व्यवहार का अध्ययन, व्यवहार का यानी कि व्यवहार में परिमार्जन लाने के लिए व्यवहार का अध्ययन ही शिक्षा मनोविज्ञान कहलाया। इतने में किसी को कोई डाउट नहीं होगा। मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे वैचारिक और व्यवहारिक परिवर्तन किए। मनोविज्ञान ने शिक्षा के क्षेत्र में कई सारे वैचारिक और व्यावहारिक परिवर्तन किए। शिक्षा के क्षेत्र में लगे लोगों की धारणा को तोड़ा, कि जो लोगों की धारणाएं बनी थी कि शिक्षा ऐसी होनी चाहिए, शिक्षा वैसी होनी चाहिए, तो उसको तोड़ने में सबसे अहम भूमिका मनोविज्ञान की ही रही। उन्होंने कहा कि जो शिक्षा आप देते चले आ रहे हैं उस शिक्षा के स्वरूप में बदलाव होना चाहिए, और इस शिक्षा में क्या क्या समावेश होना चाहिए, किन किन चीज़ों को हमें ध्यान में रखना चाहिए, उसके लिए कुछ बिंदुओं पर हम लोग बात करेंगे कि मनोविज्ञान का शिक्षा में क्या योगदान रहा। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं पहले पॉइंट की, इन्होंने बालक के महत्व पर बल दिया। इम्पोर्टेंस ऑफ चिल्ड्रन, इम्पोर्टेंस ऑफ चिल्ड्रन। आप सभी को पता है पहले शिक्षा शिक्षक प्रधान थी, लेकिन जैसे ही मनोविज्ञान आया शिक्षा में, उसने कहा कि जो शिक्षा है, एजुकेशन है, वो टीचर सेंटर्ड ना होके चाइल्ड सेंटर्ड होनी चाहिए, यानी कि बाल केंद्रित होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए? बाल केंद्रित। पहले बच्चे के मस्तिष्क को खाली बर्तन समझा जाता था, और उस बर्तन में केवल
चीज़ों को डाला जाता था कि सिलेबस है, आप बस रटिए, इसको रटिए। इसमें बालक का कोई महत्व नहीं था। तो मनोविज्ञान ने कहा इस चीज़ को हमें बदलना पड़ेगा और शिक्षा को बाल केंद्रित बनाया। उन्होंने कहा कि शिक्षा बालक के लिए, ना कि बालक शिक्षा के लिए। शिक्षा किसके लिए है? बालक के लिए, ना कि बालक शिक्षा के लिए। यदि मनोविज्ञान शिक्षा में ना आया होता है, शिक्षा में योगदान ना दिया होता, तो शायद आज हम लोग भी वही किताबी कीड़ा बनकर रह जाते। आपने देखा होगा कि पहले ज़माने में क्या होता था, शादियाँ कैसे होती थी। लड़का लड़की से नहीं मिलता था, बड़े बूढ़े जाते थे और रिश्ता पक्का करके आ जाते थे। शादी के बाद एक दूसरे को देखते थे, तो उसमें दूल्हा दुल्हन का कोई महत्व नहीं था। पहले पॉइंट में हमने डिस्कस किया बालक का महत्व। दूसरा बिंदु है बालकों की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व। बालकों की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व। पहले कहा गया कि बालक का महत्व, बालक भी अपने आप में एक छोटा वैज्ञानिक होता है, उसको महत्व दिया जाना चाहिए। दूसरा है बालकों की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व, यानी कि पहले क्या होता था, पहले एक ही शिक्षण विधि होती थी, एक ही शिक्षण विधि के द्वारा सभी बच्चों को शिक्षा दी जाती थी। लेकिन मनोविज्ञान ने कहा कि जैसे ही बच्चा बड़ा होता है उसकी रुचियाँ अलग होती हैं, उसकी आवश्यकताएं अलग होती हैं, तो उस हिसाब से उनको शिक्षा देना चाहिए, उसकी शिक्षा का स्वरूप भी अलग होगा। जिस तरह से यदि क्लास 2 के बच्चे को हम पाइथागोरस थ्योरम सिखाएंगे तो क्या वो सीख पाएगा? नहीं सीख पाएगा। उसी तरह यदि हम 15 साल के बच्चे को ABCD सिखाएंगे तो वो क्लास छोड़ के भाग जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी अवस्था के अनुरूप हम उसे शिक्षा नहीं दे पा रहे थे। तो मनोविज्ञान ने कहा कि बालकों की विभिन्न अवस्थाओं का महत्व, यानी कि बालकों की अवस्थाओं के अनुसार ही उनको शिक्षा देनी चाहिए। उसी तरह से अगर आप एक छोटे बच्चे को अपने ऑफिस की फाइल पकड़ाओगे तो वो उस पर ड्राइंग ही करेगा। यदि आपने उसको फाइल पकड़ा दी तो उस पर ड्राइंग ही करेगा, क्योंकि उस एज में बच्चा पिकासो बनना ज़्यादा पसंद करता है बशर्ते कलर। तो अवस्थाओं को महत्व दिया गया कि विभिन्न अवस्थाओं में किस प्रकार की शिक्षा बच्चों को दी जानी चाहिए जिससे उनका विकास हो सके। तीसरे बिंदु की बात करते हैं, बालकों की रुचि, बालकों की रुचि व मूल प्रवृत्तियों का महत्व। पहले के समय में बालकों की रुचि और मूल प्रवृत्तियों का बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता था। जो शिक्षा योजना बनाई जाती थी उसमें उनका कोई स्थान नहीं था कि बालकों की रुचि के अनुरूप हो या उनकी मूल प्रवृत्तियों के अनुरूप हो। तो मनोविज्ञान ने कहा कि एक ऐसी शिक्षा योजना बनाई जाए जिसमें कि बच्चों की रुचि और मूल प्रवृत्तियों का ध्यान दिया जाना चाहिए। जिस तरह से यदि एक बच्चा क्रिकेट खेलता है और आप उसे स्कोर बोर्ड बताएंगे, आप उसे औसत और रन रेट बताएंगे तो वो बहुत ही आसानी से सीख जाएगा। क्यों? क्योंकि उसका उसमें इंटरेस्ट है। लेकिन यदि उन्हें आप मैथ्स के फॉर्मूले बताएंगे तो हो सकता है वो ना सीख पाए। तो यदि बच्चे की रुचि और मूल प्रवृत्ति के अनुसार उसे शिक्षा दी जाए तो वो ज़्यादा अच्छे से सीख पाएगा। अब चौथे बिंदु की बात करते हैं हम लोग। फोर्थ नंबर के पॉइंट पर हम लोग चलते हैं, की
व्यक्तिगत विभिन्नताओं का महत्व। इंपॉर्टेंस ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस ऑफ चिल्ड्रन। व्यक्तिगत विभिन्नता यानी कि हर बच्चा स्वयं में स्पेशल है। यदि मुझे कोई चीज़ पसंद है तो जरूरी नहीं कि वो आपको भी पसंद हो, तो इंडिविजुअल डिफरेंस होते हैं। लेकिन पुराने ज़माने की जो पढ़ाई थी उसमें क्या था, यदि एक चीज़ कोई बच्चा कर रहा है तो वही चीज़ सभी बच्चों को करनी पड़ती थी। जैसे किसी को ड्राइंग पसंद है, किसी को मैथ्स पसंद है, और अगर उसके अनुरूप शिक्षा नहीं दी गई तो फिर तो वो ऐसी ही कहानी हो गई कि मछली और बंदर का एग्ज़ाम लिया गया, मछली और बंदर का एग्ज़ाम लिया गया और कहा गया उनसे कि जो सबसे पहले पेड़ पर चढ़ेगा वही फर्स्ट आएगा। तो आप बताइए सबसे पहले पेड़ पर कौन चढ़ा होगा, मछली या बंदर? बंदर ही चढ़ा होगा। तो ये शिक्षा यही कहती है कि मछली को तैरने दो और बंदर को चढ़ने दो, क्योंकि मछली का काम है तैरना और बंदर का काम है चढ़ना। आप बंदर से कह दो कि तैरो, मछली से कह दो कि चढ़ो, तो हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। जिसका जो काम है आपको पहचानना पड़ेगा, तभी आप उन्हें अच्छे से शिक्षा दे सकते हैं। अगला पॉइंट है पाठ्यक्रम में सुधार। पाठ्यक्रम में सुधार। पाठ्यक्रम में सुधार, रिफॉर्म इन करिकुलम। तो क्या होगा कि पाठ्यक्रम में सुधार करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि पहले आपने देखा होगा कि सभी बच्चे के लिए सभी विषय पढ़ना अनिवार्य थे, जो कि दोषपूर्ण था। तो एक ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाए कि जो एक अलग तरीके का हो, जिसमें एक्टिविटीज़ भी शामिल हों, जिसमें गेम्स भी शामिल हों। तभी आपने देखा होगा कि यदि हम इस तरह से एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग ना करें तो बच्चा अच्छे से नहीं सीख पाता है। जैसे डॉक्टर ने लगाई सुई, चूहा बोला उई उई उई। यदि उई 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 नहीं बोलेगा चूहा तो बच्चे अच्छे से नहीं सीखेंगे। तो चूहे को उई 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 बुलवाना जरूरी है। तो पाठ्यक्रम में सुधार इसीलिए किया गया कि बच्चे को उसकी रुचि के अनुसार अच्छे से सिखाया जा सके। जैसे यदि बिना नमक की दाल परोस दी जाए तो वो कैसी लगेगी? फीकी। लेकिन यदि उसमें मसाले डाल दिए जाएँ, तड़का लगा दिया है, तो वही दाल बहुत अच्छी लगेगी। तो मनोविज्ञान ने क्या किया है, फीकी दाल में मसाले डालने का काम किया है। इस तरह से पाठ्यक्रम में सुधार किया गया। आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आप लोगों को सारे पॉइंट समझ में आ गए होंगे, और यदि फिर भी समझ में नहीं आए तो आप लोग कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। जिस प्रकार का मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान है, मैं चाहता हूँ उसी तरह से आपका योगदान भी मेरी क्लास में रहे। आप योगदान कैसे कर सकते हैं? चैनल को लाइक करके, सब्सक्राइब करके, शेयर करके और कमेंट करके। तो जिस तरह से मनोविज्ञान का शिक्षा में योगदान रहा, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि आपका भी इस क्लास में उतना ही योगदान रहेगा। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में अगले टॉपिक के साथ। इसी को कंटिन्यू करेंगे इसके दूसरे पार्ट के साथ। थैंक यू।